महाशय दयानाथ को जब रमा के नौकर हो जाने का हाल मालूम हुआ तो वो बहुत खुश हुए। विवाह होते ही वो इतनी जल्दी चेतेगा, इसकी उन्हें आशा नहीं थी। बोले, जगह तो अच्छी है, ईमानदारी से काम करोगे तो किसी अच्छे पद पर जल्द ही पहुंच जाओगे। मेरा यही उपदेश है कि पराये पैसे को हराम समझना। रमा के जी में आया कि साफ कह दूं कि अपना उपदेश अपने पास ही रखिए, ये मेरे अनुकूल नहीं है। मगर इतना बेहया नहीं था वो। दयानाथ ने फिर कहा, यह जगह तो 30 रुपए की थी, तुम्हें 20 ही क्यों मिले? तब रमानाथ ने कहा कि नए आदमी को पूरा वेतन कैसे देते, शायद साल 6 महीने में बढ़ जाए, काम तो बहुत है। तब दयानाथ बोले, अभी तुम जवान आदमी हो, काम से घबराना नहीं। रमा ने दूसरे दिन नया सूट बनवाया और फैशन की कितनी ही चीज़ें खरीदी। ससुराल से मिले हुए रुपए कुछ ही बचे थे, कुछ मित्रों से उधार ले लिए। वो साहबी ठाट बनाकर सारे दफ्तर पर रौब जमाना चाहता था। कोई उससे वेतन तो पूछेगा नहीं, महाजन लोग उसका ठाट बाट देखकर सहम जाएंगे। वो जानता था कि अच्छी आमदनी तभी हो सकती है जब अच्छा ठाट होगा। सड़क के चौकीदार को 1 पैसा काफ़ी समझा जाता है, लेकिन उसकी जगह सरजाट हो तो किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी कि उससे 1 पैसा दिखाए। फटेहाल भिखारी के लिए एक चुटकी बहुत समझी जाती है, लेकिन गेरवे रेशम धारण करने वाले बाबा जी को लजाते लजाते भी 1 रुपए देना पड़ता है। भेख और भीख में सनातन से मित्रता है। तीसरे दिन रमा कोट पैंट पहनकर और हेड लगाकर निकला तो उसकी शान कुछ और ही हो गई। चपरासियों ने झुककर सलाम किया। रमेश बाबू से मिलकर जब वो अपने काम का चार्ज लेने आया तो देखा एक बरामदे में फटी हुई मैली दरी पर एक मियाँ साहब बंदूक पर रजिस्टर फैलाए बैठे हैं और व्यापारी लोग उनके चारों तरफ घेरे खड़े हैं। सामने गाड़ियाँ, ठेले और इक्कों का बाजार लगा हुआ है। सभी लोग अपने अपने काम के लिए जल्दी मचा रहे थे। कहीं लोगों में गाली गलौज हो रही थी, कहीं चपरासियों में हंसी दिल लगी। सारा काम बड़े अव्यवस्थित रूप से हो रहा था। उस फटी हुई दरी पर बैठना रमा को अपमानजनक जान पड़ा। वो सीधे रमेश बाबू के पास जाकर बोला, क्या मुझे भी इस मैली दरी पर बैठाना चाहते हैं? एक अच्छी सी मेज और कई कुर्सियां भिजवाइए और चपरासियों को हुक्म दीजिए कि एक आदमी से ज़्यादा मेरे सामने कोई ना आए। रमेश बाबू मुस्कुराए और मेज़ और कुर्सियां भिजवा दी। रमा शान से कुर्सी पर बैठा। बूढ़े मुंशी जी उसको इस तरह से देखकर दिल में हंस रहे थे। समझ गए थे कि अभी नया जोश है, नई सनक है और चार्ज दे दिया। चार्ज में था ही क्या, केवल आज की आमदनी का हिसाब समझा देना था बस। किस जींस पर किस हिसाब से चुंगी ली जाती है, इसकी छपी हुई तालिका मौजूद थी। रमा आधे घंटे में अपना काम समझ गया। बूढ़े मुंशी जी खुद ही जगह छोड़ रहे थे। इस वक्त जाते हुए उन्हें दुख तो बहुत हो रहा था, क्योंकि इसी जगह वो 30 साल से बराबर बैठते चले आ रहे थे। इसी जगह की बदौलत उन्होंने धन और यश दोनों ही कमाया था। उसे छोड़ते हुए दुख क्यों ना होता। चार्ज देकर जब वो विदा होने लगे तो रमा उनके साथ जीने तक नीचे गया। खां साहब उसकी इस नम्रता से प्रसन्न हो गए। मुस्कुराकर बोले, हर एक बिल्टी पर एक आना बंधा हुआ है, खुली बात है, लोग शौक से देते हैं। आप अमीर आदमी हैं, मगर रस्म को बिगाड़िएगा नहीं। एक बार रस्म टूट जाती है तो उसका बंधना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस एक आने में आधा चपरासियों का हक है। जो बड़े बाबू पहले थे वो 25 रुपए महीना लेते थे, मगर ये कुछ नहीं लेते। रमा ने अरुचि प्रकट करते हुए कहा, यह गंदा काम है, मैं सफाई से काम करना चाहता हूँ। बूढ़े मियाँ हंसकर बोले, अभी गंदा मालूम होता है, लेकिन फिर इसी में मज़ा आएगा। खां साहब को विदा करके रमा अपनी कुर्सी पर बैठ गया और चपरासी से बोला, इन लोगों से कहो बरामदे के नीचे चले जाएं और एक एक करके नंबर पर आएं। एक कागज़ पर सबके नाम और नंबर लिख लिया करो। एक बनिया जो 2 घंटे से खड़ा था वो खुश होकर बोला, हाँ सरकार, ये बहुत अच्छा रहेगा। तब रमानाथ बोला, जो पहले आएगा उसका काम पहले होना चाहिए, बाकी लोग अपना नंबर आने तक बाहर ही रुके। ये नहीं कि सबसे पीछे वाला शोर मचाकर पहले आ जाए और पहले आने वाला खड़ा हुआ मुंह ताकता रहे। कई व्यापारियों ने कहा, हाँ बाबूजी,
ये इंतज़ाम हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। बब्बड़ में बहुत देर हो जाती है। इतना नियंत्रण रमा का रौब जमाने के लिए काफ़ी था। वाड़िक समाज में आज उसके रंग ढंग की आलोचना और प्रशंसा होने लगी। किसी बड़े कॉलेज के प्रोफेसर को इतनी ख्याति उम्र भर में नहीं मिलती। 2-4 दिन के अनुभव से ही रमा को सारे दांव घात मालूम हो गए। ऐसी ऐसी बातें सूझ गई जो खां साहब को कभी ख्वाब में भी नहीं सूझी थी। माल की तौल, गिनती और परख में इतनी धांधली थी कि जिसकी कोई हद नहीं। जब इस धांधली से व्यापारी लोग सैकड़ों की रकम डकार जाते हैं तो रमा बिल्टी पर एक आना लेकर ही क्यों संतुष्ट हो जाए, जिसमें आधा आना चपरासियों का है। माल की तौल और परख में दृढ़ता से नियमों का पालन करके वो धन और कीर्ति दोनों ही कमा सकता है। यह अवसर वो क्यों छोड़ने लग जाए, विशेषकर जब बड़े बाबू उसके गहरे दोस्त थे। रमेश बाबू इस नए रंग रूट की कार्यपटुता पर मुग्ध हो गए। उसकी पीठ ठोंक कर बोले, कायदे के अंदर रहो और जो चाहे करो, तुम पर कभी आंच तक नहीं आ पाएगी। रमा की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। आमदनी के साथ प्रभाव भी बढ़ा। सूखी कलम घिसने वाले दफ्तर के बाबुओं को जब सिगरेट, पान, चाय, जल, पानी की इच्छा होती तो रमा के पास चले आते। उस बहती गंगा में सभी हाथ धो सकते थे। सारे दफ्तर में रमा की सराहना होने लगी। पैसे को वो ठिकरा समझता है। क्या दिल है भाई, वाह! और जैसा दिल है वैसे ही जुबान भी। मालूम होता है नस नस में शराफत भरी हुई है। बाबुओं का जब यह हाल था तो चपरासियों और मुहिर्रों का पूछना ही क्या। सबके सब रमा के बिना दामों गुलाम थे। उन गरीबों की आमदनी ही नहीं, प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ गई थी। जहां गाड़ी वाहन तक उन्हें फटकार दिया करते थे, वहां अब अच्छे अच्छों की गर्दन पकड़कर नीचे ढकेल देते थे वो। रमानाथ की तूती बोलने लगी, मगर जालपा की अभिलाषाएं अभी एक भी पूरी नहीं हुई। नागपंचमी के दिन मोहल्ले की कई युवतियां जालपा के साथ कजली खेलने आईं, मगर जालपा अपने कमरे के बाहर नहीं निकली। भादों में जन्माष्टमी का उत्सव आया। पड़ोस ही में एक सेठ जी रहते थे। उनके यहाँ बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। वहाँ से सास और बहू को बुलावा आया। जोगेश्वरी तो गई, लेकिन जालपा ने जाने से इनकार कर दिया। इन 3 महीनों में उसने रमा से एक बार भी आभूषण की चर्चा नहीं की, पर उसका ये एकांत प्रेम उसके आचरण से उत्तेजक था। इससे ज़्यादा उत्तेजक वो पुराना सूची पत्र था जो एक दिन रमा कहीं से उठा लाया था। इसमें भांति भांति के सुंदर आभूषणों के नमूने बने हुए थे और उसके आगे उसके मूल्य भी लिखे थे। जालपा एकांत में इस सूची पत्र को बड़े ध्यान से देखा करती। रमा को देखते ही वो सूची पत्र को छुपा लेती थी। इस हार्दिक कामना को प्रकट करके वो अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहती थी। रमा आधी रात के बाद लौटा तो उसने देखा जालपा चारपाई पर लेटी है और वो हंसकर बोला, बड़ा अच्छा गाना हो रहा था, तुम नहीं गई, तुमने बहुत बड़ी गलती की। जालपा ने मुंह फेर लिया। उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। रमा ने फिर कहा, यहाँ अकेले पड़े पड़े तुम्हारा जी घबराता होगा। तब जालपा ने तीव्र स्वर में कहा, तुम कहते हो कि मैंने गलती की, लेकिन मैं समझती हूँ मैंने अच्छा किया। वहाँ किसके मुंह में कालिख लगेगी? जालपा ताना तो नहीं देना चाहती थी, पर रमा की इन बातों ने उसे उत्तेजित कर दिया। रोष का एक कारण यह भी था कि उसे अकेला छोड़कर सारा घर उत्सव देखने के लिए चला गया। अगर उन लोगों के हृदय होता तो क्या वो जाने से इनकार ना कर देते? रमा ने लज्जित होकर कहा, कालिख लगने की तो कोई बात ही नहीं थी। सभी जानते हैं कि चोरी हो गई है और इस जमाने में 2-4 हजार के गहने बनवा लेना मुंह का कौर नहीं है।